हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करने वाले एनपीओ के कुछ न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज से। प्रीवियस क्लास में जो हमने सम किया था कुछ में कुछ लास्ट में कुछ करेक्शन जैसा लग रहा था कि डेप्रिसिएशन नहीं समझ में आ रहा है, वो एक बार खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लास्ट क्लास था तुम्हारा ये हो गया, ये भी हो गया था, ये वाला बराबर। इधर था क्लोजिंग 31 मार्च और रिसीव पेमेंट पे डेट दिया था 31 दिसंबर। तो इसका मतलब करेक्शन क्वेश्चन में है, अगर ये दिसंबर है तो जैसा मैंने वर्किंग बताई ये 500 हटाने के लिए, अगर आपको ध्यान दो कि 500 हटा ही देने का। इफ इट इज दिसंबर तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर ये दिसंबर के जगह पे मार्च होता, मैं पिछला लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये मार्च होता तो हमने इन्वेस्टमेंट कभी किया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 1.5 लाख पहले का आपका इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख के ऊपर 5% आपने कैलकुलेट किया 7,500, और जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था उस पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो आपको आएगा 1,000। उस हिसाब से आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए, जबकि आपको मिला कितना है, समझ में ये लॉजिक। कब, ये जब मार्च है तब, और कुछ भी चेंजेस नहीं। लेकिन मैंने तो क्वेश्चन जो रेफर किया, मैं सॉल्यूशन बायट नहीं करके आऊं कि मैं हाँ 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 राइट है राइट ऐसा करूंगा, नहीं। अपने को मालूम ये डेट है तो मैंने डेट के हिसाब से तुमको आंसर दी। ऐसा आपके एग्जाम में भी होगा, दिसंबर है अक्टूबर है तो अक्टूबर ने 3 ही महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, समझ में आया। कोई सोल्यूशन बायटेड नहीं था वो, डन। इसके हिसाब से अगर ये मार्च है तो इंटरेस्ट कितना आएगा 8,500, और 8,500 में आपको ब्याज मिला कितना है, इनकम अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 500, तो ऐड किया 500 इधर, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 500 ऐड। लॉजिक क्लियर। तो अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठा है तो वो मैंने क्लियर किया, मैंने सॉल्व किया था एज पर दिस। तो सर एक्चुअल में क्या है, तो इधर करेक्शन ही है, वो मार्च ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में इधर दिसंबर प्रिंट हुआ है, बट आपकी टेक्स्ट बुक जब आपको आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंजेस क्लियर हो गए, पिछले क्लास का डाउट क्लियर कर दिया। चलो आज का जो क्लास है इसमें जो सम दिया है ये अलग ही है। रिसिप्ट पेमेंट नॉर्मली दिया रहता है तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बराबर है। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बाय डिफॉल्ट इनकम एक्सपेंडिचर बना मतलब रिसिप्ट पेमेंट देना चाहिए था, इधर रिसिप्ट पेमेंट नहीं दिया। दिस इज ट्रायल बैलेंस। कैसे मालूम, क्लियर बोला फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये बैलेंसेस है, अलग अलग लेजर्स के बैलेंसेस है। ये आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड का याद करो, ट्रायल बैलेंस होता था। तो ट्रायल बैलेंस हम देते थे, दो अलग अलग फॉर्मेट में होता था, डेबिट और क्रेडिट। हम लोग मार्किंग करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, असेट्स है लायबिलिटीज, जो भी मार्किंग करते थे ना, इधर भी ऐसा ही करना है, इधर भी ऐसा ही करना। बेसी जाओ, नहीं कोई नहीं चलता है ऐसा। हमको इधर मार्किंग करते समय सिर्फ 3 नहीं 4 चीजों का ध्यान रखना है। या तो वो आपका लायबिलिटी होगा, या तो वो आपका असेट होगा, या तो वो आपका एक्सपेंस होगा, या तो वो आपका इनकम। डेबिट है, अगर डेबिट है मतलब वो आपका एक्सपेंस या तो, और अगर क्रेडिट है मतलब वो आपका इनकम या तो, मतलब जो डेबिट बैलेंस है वो आपका एक्सपेंस या तो असेट्स ही होगा, और जो आपका क्रेडिट है वो आपका इनकम या तो। वैरायटीज ऑफ सम समझ में आ रहा है, एनपीओ में अलग अलग वैरायटीज आते जा रहे हैं, कंसेप्ट सब एक ही है, खाली घुमा फिरा के आपके नॉलेज को एनहांस कर रहा है। तो आपका पहला काम होगा मार्किंग करना और समझना कि वो एक्सपेंस में जाएगा, असेट में जाएगा
इनकम में जाएगा या नहीं। अब डेबिट की बात कर रहा हूं तो या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो असेट होगा, और कुछ होगा क्या? और कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बाय डिफॉल्ट जान की इसमें कभी भी स्टॉक नहीं आता। मैंने 12th में बताया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सेवा करना है। तो मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, नॉन ट्रेडिंग है, और नॉन ट्रेडिंग में स्टॉक होता नहीं है। सर अगर आ गया तो वो रखेंगे लोगों की सेवा के लिए, तो उसका हिसाब किताब ट्रेडिंग अकाउंट बना के नहीं करेंगे, उसके लिए अपन अलग से एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे और वर्किंग में सॉल्व करेंगे। मैंने 12th में बताया था, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मेट लिखो या तो फिर डायरेक्ट एक छोटा सा वर्किंग बनाओ और अमाउंट, दोनों में से कुछ एक चीज चल जाएगा। समझ में आया क्या? तो अब मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो मुझे दिख गया, स्टॉक, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज, इनकम, क्या होगा? तो डेबिट साइड पे मैंने बोला है, डेबिट साइड पे जो चीजें होगी वो दो ही चीज होगा, या तो मेरा एक्सपेंस होगा या तो मेरा असेट। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, लिखा है ओपी, ओपनिंग स्टॉक। मेरा क्या है? एक्सपेंस। कैसे सर? टू बी रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड पढ़ाया था, टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ या नहीं? एड परचेज कौन सी साइड पे लिखता था मैं? ये एक्सपेंडिचर साइड पे लिखता था कि नहीं? तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसे मैं किधर पोस्ट करने वाला हूं? एक्सपेंस साइड पे। ये कहां जाएगा? एक्सपेंस। परचेज खर्चा होगा, एक्सपेंस। सैलरी, रिसर्च, एक्सपेंस। स्कॉलरशिप, एक्सपेंस। स्टूडेंट वेलफेयर, एक्सपेंस, एक्सपेंस। रिपेयर मेंटेनेंस, एक्सपेंस। गेम स्पोर्ट्स, एक्सपेंस, एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अरे समझ में आ रहा है? कोई भी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो असेट ही होता है। कॉन्फ्रेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। कंसल्टिंग, एक्सपेंस, एक्सपेंस। लैंड, असेट। बिल्डिंग, असेट। मशीन, असेट। फर्नीचर, असेट। मोटर व्हीकल, असेट। कैश, असेट। लाइब्रेरी। क्लियर? डाउट क्लियर? मार्किंग समझ में आया? रिसिप्ट पेमेंट नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है। फिर तीसरा टाइप हो गया, रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, इनकम एक्सपेंस से रिसीव बनता है। अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अब इससे इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाने बोल सकता है, रिसीव पेमेंट भी बनाने बोल सकता है, क्योंकि आप सीए हो तो हर पॉइंट ऑफ व्यू मालूम होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड को लिमिटेड है, रिसीव पेमेंट से इनकम है, खत्म, एनपीओ। समझ में आया? तब लेवल बढ़ गया तुम्हारा, समझा? चलिए क्रेडिट साइड पे, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का रिसिप्ट हुआ, वेरी गुड। कंसल्टिंग रिसिप्ट हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट से लिया, लिया ही रहेगा ना, स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया ना, तो डिपॉजिट रिफंड होता है, वो मेरा क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, मैंने 12th में बताया कोई भी फंड हमेशा लायबिलिटीज होता है, कोई भी फंड हमेशा क्या होता है? लायबिलिटीज। रिसर्च फंड मतलब रिसर्च करने के लिए फंड मिला है, अगर तुम रिसर्च नहीं करोगे तो फंड तो वापस करना पड़ेगा, फंड का दूसरा नाम डोनेशन होता है। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्डिंग फंड, बोलो किधर जाएगा? प्रोविडेंट फंड। उसके बाद है ट्यूशन फीस रिसीव, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम। क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स? है गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, क्यों? हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल देखते हो, मालूम है? तो गवर्नमेंट स्कूल खाने पीने का भी बच्चे लोग को पैसा देता है, गवर्नमेंट से अपने को पैसा मिल रहा है, क्यों? कि भाई तुम सेवा कर रहे हो तो हमारी तरफ से भी तुमको मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं उसे। तो एक तरह का अपने लिए वो हेल्प ही है, गवर्नमेंट अपने को हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, मेरे लिए क्या है? इनकम है। डोनेशन, ब्रैकेट में कुछ भी बोला नहीं है, मतलब इनकम। इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम। हॉस्टल रूम रेंट, इनकम। मिसलेनियस रिसिप्ट, इनकम। कॉलेज स्टूडेंट सेल्स, सॉरी कॉलेज स्टोर सेल्स,
सेल्स किया तो इनकम ही होता है ना। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, असेट में से माइनस करेंगे। बिल्डिंग प्लांट लायबिलिटीज नहीं है, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, असेट में से माइनस। लायबिलिटीज पे नहीं लिखेंगे, असेट में से माइनस करेंगे। मार्किंग समझा, पक्का। उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट है, किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कुछ टीचिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, गेम्स के ऊपर, ट्यूशन फीस, स्टोर सेलिंग प्राइस, डेप्रिसिएशन मतलब स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स पे नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर है, मशीनरी के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है, मोटर व्हीकल के ऊपर है, फिर टीचिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टूडेंट सैलरी, टीचिंग सबके ऊपर एडजस्टमेंट यहाँ पे है, मार्किंग करके रखा है। वो जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ, ये समझा आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाया, इस पेज पे मैं क्या बना दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहला चीज है कैपिटल फंड ढूंढना। कैपिटल फंड कर लिया, अब मैं इसका पोस्टिंग करता हूँ। सबका पोस्टिंग करते समय ध्यान में रखूंगा, स्टॉक से रिलेटेड चीजों को मैं पोस्ट नहीं करूंगा, उसको मैं अलग से एक वर्किंग बना दूंगा। कर सकते हो पोस्ट, बट मैं पोस्ट नहीं कर रहा, मैं उसको अलग से ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक ऑफ स्टोर स्पेयर पार्ट, ओपनिंग स्टॉक है, इसको अपन क्या करेंगे, अलग से प्रेजेंट कर, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 3 लाख। ठीक है, परचेज किया, हम उसी के अंदर उसको ऐड करते, ऐड किया परचेज। मैं एक्सपेंस साइड पे लिख सकता था, मैंने लिखा नहीं, मैंने अलग से प्रेजेंटेशन। ठीक है, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस है, आजा भाई। एक्सपेंडिचर में टू क्या लिखूंगा मैं, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, कितना दे रहा हूं मैं, 8,50,000। समझा। उसके बाद क्या है, रिसर्च को सैलरी दिया है, टीचिंग स्टाफ को दिया है, रिसर्च को दिया है, तो रिसर्च को कितना सैलरी दिया है, 1,20,000। समझा। टोटल सैलरी 8 9 9,70,000 हो जाए। उसके बाद स्कॉलरशिप दिया है, ये भी मेरा एक्सपेंस है, तो अलग से स्कॉलरशिप, किसको स्कॉलरशिप भाई, अलग से ऐसे ही दिया स्कॉलरशिप 80,000। फिर स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस अलग से दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है, 38,000। 38,000 समझ में आ रहा है। फिर क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अलग से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना, 1,12,000। उसके बाद क्या है बाबा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है, 50,000। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, देखो एक निब्बा निब्बी मैंने कुछ पढ़ाया था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस रिसिप्ट है। आप इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हो। 65 है, 2 लाख है, 2 लाख आया है, 65 गया तो 1,35,000 दिखा सकते हो, और एल्स निब्बा निब्बी चाले, एक्सपेंसेस को इधर दिखा दो और इनकम को इस साइड दिखा, दोनों सिमिलर नेचर के तो साथ में सॉल्व कर देने का। ये लोग ने अभी सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मिसलेनियस रिसिप्ट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उनको लगा अलग सॉल्व करने का मन है, तो एक एक्सपेंसेस को मैंने अलग सॉल्व किया और एक एक्सपेंसेस सिमिलर नेचर का मैंने साथ में भी सॉल्व। तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। इनकम कितना है, 2 लाख, एक्सपेंस कितना है, 65, आया 2 लाख और गया 65, तो अभी भी बचा इनकम, तो आप डायरेक्टली इनकम दिखा सकते हो डिफरेंस करके। क्लियर, चल बढ़ते आगे। उसके बाद रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, असेट साइड पे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 8 लाख। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, अदर इन्वेस्टमेंट, भाई अदर इन्वेस्टमेंट भी असेट है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो भी मेरा असेट है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस देख लो, निब्बा निब्बी चाले, सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस 4.5 लाख, सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट 4 लाख है ना। अपन इनको साथ में सॉल्व कर सकते हैं ना। आया कितना, 480, गया कितना, बचा कितना, तो इनकम बचा कितना, 30,000। तो मैं जब इनकम का इसका पोस्टिंग करूंगा तब दिखाऊंगा, अभी मैं इसको पोस्ट नहीं कर। 30,000 समझ में आया। उसके बाद है कंसल्टिंग एक्सपेंसेस, कंसल्टिंग रिसिप्ट भी है, साथ में सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। 28,000 का खर्चा, 1,28,000 का इनकम है, तो 1 लाख आप आउटर कॉलम में दिखा सकते, समझ में आया। उसके बाद क्या है, लैंड किधर जाएगा, असेट पे, बिल्डिंग असेट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट में, फर्नीचर असेट में, मोटर व्हीकल असेट में, कैश असेट में, आ गया ना कैश, लाइब्रेरी असेट में। मैंने 2 चीज पोस्ट नहीं किया था, कौन सा, सेमिनार कॉन्फ्रेंस और कंसल्ट,
समझा यहाँ तक? अभी इसको हम लोग इनकम साइड पे दिखाएंगे। सेमिनार कॉन्फ्रेंस का कितना पैसा आया? 480। और जारा कितना है? 450। बचा कितना? 30। तो बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस कितना? समझा? हाँ। उसके बाद कंसल्टिंग रिसिप्ट का कितना पैसा है? 128। और खर्चा कितना हो रहा है? 28। तो बचा कितना? वेरी कैपिटल, सॉरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल फंड हो गया, रिसर्च फंड लाइबिलिटीज, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज, ट्यूशन फीस रिसीव। ट्यूशन फीस इनकम में जाएगा 8 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, वही मेरा इनकम है। फिर डोनेशन मिल रहा है, इनकम है। इंटरेस्ट इनकम है। हॉस्टल रूम इनकम है। मिसलेनियस रिसिप्ट, देखो यहाँ पे मैंने इसको साथ में सॉल्व किया है क्या? नहीं कर सकता था, 2 लाख में से 65 माइनस करके इधर दिखा सकता था, तो एक अलग अलग करके भी दिखाया और एडजस्ट करके भी। ठीक है, प्रॉफिट बदलता नहीं। उसके बाद क्या? कॉलेज स्कोर सेल्स। एनपीओ सेल्स करता है क्या? ट्रेडिंग करता है क्या? मतलब वो इधर आएगा क्या? सेल्स एनपीओ में आता नहीं है। सेल्स एनपीओ में कभी नहीं आता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, तो सेल्स का इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल्स को अपन लिखने वाले भी नहीं है। वो क्यों दिया है? क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है जिसमें अपने को सेल्स का काम आने वाला है, इसलिए वो दिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे यूज करने वाले नहीं। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? उसमें से माइनस, बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। कितना है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन? 480, बराबर ना? तो भाई बिल्डिंग 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 आ जा। बिल्डिंग 4,80,000, मशीनरी 5,10,000 और फर्नीचर पे 3,36,000। पोस्टिंग समझ में आया? ऐसा कोई पोस्टिंग जो नहीं समझा है? पक्का समझा है? 100%। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे एडजस्टमेंट की तरफ, और जो पहला एडजस्टमेंट है मटेरियल के ऊपर, यानी कि स्टोर स्टॉक, उसी के ऊपर क्या दिया है? मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम, ब्रैकेट में दिया है, फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स। कॉलेज स्टोर्स से जो भी मटेरियल आपने सप्लाई या कंज्यूम किया है। टीचिंग को कितना दिया है मटेरियल? अब ये है क्या सर? सम क्या है? एक रिपब्लिक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज को ना गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने का भी सामान मिलता है, राशन। आप लोग ने अगर स्कूल में अभी आप पढ़े ना, तो आप लोग को खाने को देते हैं, लंच टाइम आता है तो खाने को मिलता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो क्या करते हैं कुछ लोग? अरे आया है, टीचर्स को इसमें से इतना सामान, राइस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो लोग करते हैं मटीरियल। वो लोग सामान सेल्स नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आए, अरे टीचर का भी घर बहुत गरीब है, टीचर को भी इतना दे दिया, स्टूडेंट के घर पे इतना भिजवा दिया, भेजते। तो इधर भी वही हुआ, जो भी मटेरियल आया, हमने टीचर्स को कितने का मटेरियल दे दिया? तो मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो जो भी अपने पास स्टॉक था, कितने का स्टॉक था? 3 लाख पहले से था, 8 लाख मतलब 11 लाख था, उसमें से कितना गया? तो गया, तो मैंने इधर लिखा है टीचर को कितना दिया? 50। मैंने रफ में लिखा है खाली 50, उधर हो गया। अब मटेरियल गया तो मेरे लिए तो एक्सपेंसेस ही होगा, हाँ या नहीं? रिसर्च वाले को कितना दिया? 1.5 लाख रुपए। स्टूडेंट वेलफेयर को कितना दिया है? 75। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कितना गया है? 25। अब पहले इन दोनों का सॉल्व कर देता हूँ। 1.5 लाख और 50, तो टीचिंग और रिसर्च साथ साथ में लिखा हुआ है, तो टीचिंग को कितने का मटेरियल दिया? यहाँ पे लिख दिया भाई, देखो टीचिंग मटेरियल 50, रिसर्च का मटेरियल 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया? 2 लाख। समझा? आप अलग से लिखो, ऐसा लिखो चलेगा। टू मटेरियल सप्लाइड कंज्यूम, टीचिंग स्टाफ को 50,000, रिसर्च वाले को 1.5 लाख, टोटल हो गया 2 लाख। सिंगल इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन दे रहे, हमने मटेरियल कंज्यूम ये सब चीज दिखाया ही नहीं है, तो हमने ये अज्यूम किया ये एक इफेक्ट हो गया और दूसरा इफेक्ट उसके अंदर एडजस्ट हो रहा है। नहीं तो आपने को यहाँ पे टू मटेरियल परचेज, फिर इसी के अंदर माइनस करना पड़ता, दो इफेक्ट दिखाना पड़ता। हम दो इफेक्ट नहीं दे रहे, हम सिर्फ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ उसका इफेक्ट। समझा या बाउंसर गया? वापस एक बार, चलो। ओपनिंग स्टॉक आपने दिखाया क्या? परचेज आपने दिखाया क्या?
जब मटेरियल आया ही नहीं तो जाने की एंट्री कैसे दिखाऊंगा? बट वो जाते जाते खर्चा जो हो रहा है, एक्सपेंस जो हो रहा है, मैं उसकी एंट्री दिखा रहा हूं। मटेरियल जा रहा है, जाने की एंट्री दिखाएगा मैंने? नहीं, बट उससे जो एक्सपेंसेस जनरेट हुआ है वो मैंने दिखाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैलरी में पैसा दे रहा हूं, कैश जा रहा है, बट कैश मेरे लिए जो जा रहा है वो किस चीज में जा रहा है? सैलरी में। तो मेरा वो एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही मटेरियल जा रहा है वो नहीं दिखा रहा हूं, बट मटेरियल जाते जाते जो मुझे खर्चा दे के जा रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसको दिखाना पड़ेगा। भाई 50,000 का खर्चा इसके लिए किया, 1.5 लाख का खर्चा इसके लिए किया, वो मटेरियल का खर्चा इसमें हुआ, तो मेरे को मटेरियल का एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? मटेरियल कितना आया कितना गया वो नहीं, वो मटेरियल का कितना खर्चा हुआ वो हमने दिखा। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद और भी था मटेरियल में, ये दो क्या, स्टूडेंट वेलफेयर का कितना हुआ 75 और गेम्स का कितना हुआ 25। तो स्टूडेंट वेलफेयर का 75, स्टूडेंट वेलफेयर अपन ने बना के रखा हुआ है, इसमें इनको मटेरियल कितना दिया, 75 का खर्चा इनके लिए हुआ। अरे हाँ, और गेम्स के लिए हमने कितना खर्चा किया था 25, उधर गेम्स के लिए भी डाल दिया 25, और गेम्स का मटेरियल इधर। स्टूडेंट वेलफेयर का मटेरियल स्टूडेंट में दिखाया, गेम्स वेलफेयर का मटेरियल गेम्स में। समझा या नहीं? हाँ हाँ ना ना, सिंपल, कोई जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। 100% दिमाग में बैठा है लॉजिक। ये कॉलेज है, अब कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सीए कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई तुम लोग को इतना मटेरियल आया था क्या किया? देखो जो मटेरियल मेरे पास आया था, 11 लाख रुपए का जो मटेरियल आया था, उसमें से टीचर्स के लिए मेरे को खर्चा करना पड़ा। टीचर्स भी तो खाते, कितना खाया? 50,000 का खाया टीचर्स ने पूरे साल में। अच्छा, तो एक्सपेंसेस में दिखाया मैंने टीचर्स का खर्चा। रिसर्च करने वाले लोगों को बुलाया था कॉलेज में, उनके वजह से 1.5 लाख का खर्चा हुआ, उनके लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ा, मटेरियल उसमें चला गया। लॉजिक समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो मैं एक्सपेंसेस प्रेजेंट कर रहा हूँ, मटेरियल गया वो नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल आने की एंट्री नहीं है तो जाने की एंट्री कैसे रहे? बैठ रहा है दिमाग में? तो ये हो गया 2 लाख रुपए। फिर स्टूडेंट के लिए तो करना ही था, स्टूडेंट के लिए तो 50, फिर गेम्स वेम्स खेलते हैं उस टाइम पे अपने को और मटेरियल लगने वाला है, गेम्स के लिए भी हमारा 25,000 का मटेरियल गया। इन शॉर्ट टोटल 1.5 2 लाख, 3 लाख का मटेरियल कंज्यूम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंज्यूम मटेरियल कितना हुआ, 3 लाख। एग्री? 11 लाख में से मैंने 3 लाख मटेरियल कंज्यूम कर लिया। एनी डाउट? पक्का क्लियर? क्या इसका टोटल 3 लाख, तो कितना मटेरियल लग गया 3 लाख का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल कंज्यूम। बस। सर अगर आप ये परचेज मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हाँ वो निकालूंगा मैं बाद में, वो बाद में बचेगा। हाँ गेम में ये स्टूडेंट वर्क 38 है और माइनस मटेरियल माइनस नहीं किया भाई, इसमें ऐड हो रहा है, ये डैश लाइन किया है, ऐसा डैश, ये माइनस नहीं है, ये ऐसा कुछ साइन नहीं है। ऐसा लिखो, पहले कैश वालों को 38 दिया ना और मटेरियल का 75 दिया, ऐड ही तो किया, देख टोटल माइनस नहीं है वो। और कुछ समझा ये? समझा? चलो, यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, बाकी अब सब चीजें क्लियर, अब नॉर्मल हो जाए। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीवेबल, मिलने का बाकी है। किधर से मिलने का बाकी है? गवर्नमेंट से। कितने का? तो ट्यूशन फीस है ऑलरेडी, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, मिलने का बाकी है तो इसमें ऐड ही हो जाएगा 80,000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, मेरा क्या है असेट। अभी बेसिक, अभी दो इफेक्ट आने वाले। लॉजिक समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, स्टोर सेलिंग प्राइस, जो अपन इग्नोर किया यहाँ पे। स्टोर सेलिंग प्राइस कितना है, 7.5 लाख रुपया है, एडजस्टमेंट में दिया है। जो स्टोर सेलिंग प्राइस है आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। समझना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने मटेरियल जानने का नहीं बताया, बताया क्या मैंने? आने का नहीं बताया तो जाने का भी नहीं बताना है, बट उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखाया तो उससे रिलेटेड इनकम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मैंने जो भी मटेरियल बेचा, जो भी मटेरियल मैंने बेचा उसमें मैं प्रॉफिट कितना कमाया? तो अगर 7.5 लाख रुपए का मटेरियल बेचा गया है तो इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया मैंने? 10%, यानी कि 75,000 का प्रॉफिट कमाया।
एक्सपेंसेस होता है डेबिट और इनकम होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन सेल 70। लॉजिक समझ में आया? हाँ, दिस वॉज मटीरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड दिस इज मटीरियल रिलेटेड इनकम। और इसका भी फिर एक ही इफेक्ट, दो इफेक्ट दे सकता हूँ क्या मैं? लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे आगे। डेप्रिसिएशन वेरी सिंपल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज फॉलो: बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल। भाई सिंपल सिंपल सा एडजस्टमेंट दे दिया आपको। अब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 5%। 5% किस पे कैलकुलेट होगा? 16 लाख। 4,80,000 तो पहले का डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से ये माइनस करके नहीं निकालना है। क्यों सर, क्यों ऐसा करेंगे? क्वेश्चन ने बोला डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अगर मैं 16 लाख रुपए में से 4,80,000 माइनस करता हूं और फिर जो वैल्यू आता है उसका 5% अगर निकालता हूं, मतलब मैं WDV मेथड कर रहा हूं। 11 का कंसेप्ट है। इधर कौन सा मेथड बोला है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, WDV पे। ये छोटी छोटी बातें ही सीए के अंदर आने वाली है। आपके लॉजिक सब अच्छे हैं, अकाउंट्स अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन तो आपको 16 लाख के ऊपर WDV पे नहीं कैलकुलेट करना। समझ में आया? तो 16 लाख का 5% कितना आएगा? 80,000। देख लो कैलकुलेट करके। 16 का 1,60,000, 1,60,000 का 5%। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, मतलब 8.5 लाख का 10% निकालूंगा मैं। हाँ है नहीं? 85। समझा? फिर फर्नीचर पे भी 10% है, किस पे भी? तो 6 लाख का 10% 60,000 आ जाएगा। अरे बराबर। मोटर व्हीकल पे कितना परसेंट है? 20%। 1,80,000 का 20% 36। अब इनका अपने को दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। हाँ है नहीं? कहाँ जाएगा? एक्सपेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, सॉरी मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल। डन? एनी डाउट? खत्म। अब खाली एक चीज बच गई, मटेरियल का हिसाब करना है और मुझे फाइंड करना है मेरे पास कितना स्टॉक बच गया है। जब साल चालू हुआ था मेरे पास कितना स्टॉक था? 11 लाख का स्टॉक था। उसमें से 3 लाख का हिसाब मिल गया, बाकी मैंने स्टॉक बेचा भी ना। 7.5 लाख रुपए का सामान बेचा था, अगर आपको ध्यान में होगा तो। याद है? तो मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा था। कहाँ कह रहा था सर? चलो देख लेते कहाँ कह रहा था। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं मैं इधर। आ जा भाई क्वेश्चन। सेल्स कितने का सेल्स किया था? 7.5 लाख रुपए। फिर से मैं एडजस्टमेंट पे आता हूं। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, बराबर। और प्रॉफिट जो भी मेरे को चार्ज करना है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। या तो वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट चार्ज करता है, या तो वो कॉस्ट प्राइस। इधर वो किस पे चार्ज कर रहा है? तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो हमेशा सेल्स 100 हो जाए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। अगर इस जगह पे बोला रहता 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, ऐसा बोला रहता, तो कॉस्ट को क्या लिखने का? तो ये ट्विस्ट समझने का। प्रॉफिट ऑन सेल्स है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? इस केस में प्रॉफिट किसके ऊपर है? तो सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना चार्ज करना है? 10। तो इसका मतलब इधर कॉस्ट मिसिंग है। कुछ तो ये है जिसमें 10 ऐड करूंगा तो 100 आएगा, तो ये कितना है? 90 में 10 ऐड करने से 100 हो जाएगा ना। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट, कॉस्ट कितना परसेंट है? किसका? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कितना है? इसका 90% निकालो, इसका 90% निकालो। 7.5 लाख का 90% निकालो। 7.5 लाख का 90% निकालोगे 6,75,000। ये भी मटेरियल गया ना, बेच दिया मतलब मटेरियल गया। अरे हाँ, तो 6,75,000 का मटेरियल गया, 3 लाख का मटेरियल गया, मतलब टोटल 9,75,000 का मटेरियल
गया। आया कितना था, उसमें से गया कितना, तो बचा कितना, 1,25,000 मेरे पास बच गया। और ये मेरा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो तुमने बताया था स्टॉक किधर जाता है, असेट पे। तो हम इसका इफेक्ट एक देंगे किधर, असेट साइड पे, मटेरियल सप्लाइड 1,00,000। इंपॉर्टेंट सम क्या था वो ये। आप डबल डबल इफेक्ट दे सकते हो, बट हम अभी 12th में नहीं है। हमको एक्सपेंस इनकम समझ में आ गया, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दिखा, नहीं तो हमको ये दिखाना पड़ता टू मटेरियल कितना भाई, ओपनिंग स्टॉक 8 लाख 3 लाख जो भी है 3 लाख है, फिर परचेज दिखाना पड़ता, फिर अगर मटेरियल आ रहा है ऐड करो, मटेरियल जा रहा है तो लेस करो, जो बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, एक इफेक्ट और एक गुड, वैसा कर सकते। बट हमने सिर्फ उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम ही क्वेश्चन में दिखाया। लॉजिक समझाइए, पक्का, कंप्लीट। अब क्लोजिंग करते हैं। 9 लाख 10 11 12, वो कम लग रहा है, नहीं वो ज्यादा है, तो 21,95,000। देख लो, 9 लाख 10 लाख 10 और 15 लाख 16 लाख 17 लाख 18 19, यस 19 20 लाख के ऊपर ही ये टोटल है। 21,95,000 टोटल कर लेना, 21,95,000 उसमें से ये माइनस करना, आपको आ रहा है 3,19,000। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस। और सरप्लस क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब बैलेंस शीट तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, टैली। इस केस में 61,10,000 आ रहा है। सम समझ में आया एनपीओ का। देखो लास्ट अभी लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 में अपग्रेडेशन किया है मैंने सम्स में। देखिए क्यों, क्योंकि बेसिक खत्म हो गया, अब थोड़ा लेवल अप करना है। छोटे छोटे पॉइंट जो भी लेक्चर्स में आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो, अभी समझ जाएगा, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो छोटे छोटे माइन्यूट सब आता है, जैसे आज डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ गया, ये स्टॉक का पॉइंट आ गया, ये सब का नोट बना के रखो। मैं अभी बोला स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। स्मार्ट स्टडी वही होगा जो अपने को पॉइंट समझ में आ गया, नोट डाउन कर दिया भाई, बस। तू 8-8 घंटा पढ़ाई कर, मेरे को नहीं करना है, मेरे को स्मार्ट स्टडी करना है, मैंने 1 घंटे के अंदर सम कंप्लीट करना। अकाउंट्स मैथ्स में तुम स्कोर कर लोगे, ये मेरे को मालूम है, कॉन्फिडेंट हूं मैं। आपको इकोनॉमिक्स और लॉ पे भी फोकस करना है, ठीक है। आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सम को कंटिन्यू करेंगे। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।